हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एक बार फिर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। सावधान रहिएगा, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कनाडा में जो हाल में विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन की शुरुआत की गई है इसके बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कई सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं और भारत के भी जो विद्यार्थी हैं बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पढ़ने जाते हैं। ऐसे में कनाडाई सरकार के द्वारा कुछ नीतिगत परिवर्तन लाया गया है वहाँ के इमिग्रेशन पॉलिसी में, आप्रवासन नीति में, और इसी का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। आज की चर्चा में हम लोग इसी पहलू को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामने आप जिस न्यूज़ को देख रहे हैं इसमें इसी बात को इंडिकेट किया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडाई सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा अपनी डिमांड्स रखी जा रही हैं और इसी लिहाज से यह जो विषय है यह विषय चर्चा में आ गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो अवसर इस रूप में है कि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाले इस बैच में मात्र 23,999 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डेज के खास मौके पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और इस कोर्स की जो अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। लाइकवाइज कि यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी रिफंड कर दी जाएगी। वहीं इस बैच के अंतर्गत 37 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे प्री के लेवल पर, और यदि आप इसमें हर एक टेस्ट में द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इनाम राशि के तौर पर 11,000 रुपये की इनाम राशि भी दी जाएगी और निश्चित तौर पर ये आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो यदि आप IAS 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बैच आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हो सकता है। आगे हम लोग बात करें, कनाडा में हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र और खास करके भारतीय छात्रों के द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्रों के द्वारा वहां पर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, इसके अलावा जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खास करके। तो इसके साथ साथ में ओंटारियो, मैनिटाबो और ब्रिटिश कोलंबिया का जो क्षेत्र है वहां पर भी रैलियां आयोजित की जा रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि सर आखिर क्यों इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या उनके साथ में कोई गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? तो देखो यहाँ समझो इस बात को कि जस्टिन ट्रूडो सरकार के द्वारा आप्रवासी श्रमिकों पर संघीय नीति में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और इसी के मद्देनजर इन विद्यार्थियों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कनाडा से बाहर कर दिया जाए, इन्हें निर्वासित कर दिया जाए। गेटिंग, इस साल के अंत तक संभावना जताई जा रही है कि 70,000 से अधिक जो ग्रेजुएट्स हैं वहां उनको जो वर्क परमिट मिला हुआ है उसकी समाप्ति हो सकती है और वर्क परमिट की समाप्ति होने की स्थिति में ये वहां पर से निर्वासित हो सकते हैं। कनाडा से इनको बाहर भेजा जा सकता है, कनाडा से निकाल दिया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो नियम है ये 26 सितंबर से लागू हो जाएगा। अब आप समझिए, जो विद्यार्थी लंबे समय से वहां पर काम कर रहा है, वहां पर रह रहा है और अचानक से उसको ये पता चले कि भाई अब आपको कनाडा में नहीं रहना है, आप यहां से चले जाइए, तो फिर समझिए कि उसकी लाइफ पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। गेटिंग इट और नॉट? तो ये चीजें यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये जो पार्टिकुलर इलाका है, लोकेशन है, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है, कनाडा का ये जो क्षेत्र है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का वो पार्टिकुलर प्रोविंस है जहां सबसे पहले इस पार्टिकुलर पॉलिसी को लाने की कवायद की गई और इस कारण जो छात्र हैं वहां पर विरोध की स्थिति में यहां पर सामने दिखने लगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करें कि आखिर जो ये आप्रवासी श्रमिकों पर संघीय नीति में बदलाव की बात कही जा रही है इसमें क्या कुछ चीजें शामिल हैं। यहाँ पर पहली बात ये कही जा रही है दोस्तों कि अस्थायी प्रवास में वृद्धि को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि स्टूडेंट वीजा पर जो भी छात्र आए हुए हैं, है ना, जाहिर सी बात है एक छात्र मैक्सिमम स्टूडेंट वीजा पर ही किसी दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में गए हुए हैं उनकी स्थिति को अब टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है कि भाई अब हम आपको यहाँ पर नहीं रखेंगे, आप हमारे यहाँ से चले जाइए।
अस्थायी अप्रवास को यहाँ पर कम करने की बात कही जा रही है ना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट हैं उसको भी लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय छात्र के माध्यम से जो भी हमारे पास में एप्लीकेशंस आते हैं, विभिन्न देशों से एप्लीकेशंस आते हैं कि हम भी आते हैं, आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हम भी चाहते हैं, तो इन एप्लीकेशंस को भी और अधिक कम करने की बात कही जा रही है। 2024 में नए परमिटों की संख्या को लगभग 35% कम करके 3,60,000 तक सीमित करने की भी बात कही जा रही है। परमिट का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, यानी कि कनाडा सरकार के द्वारा परमिट किया गया कि आप हमारे यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, और इसी परमिट को यहाँ लिमिटेड करने की बात कही जा रही है। परमिट को लिमिट किया जा रहा है। गेटिंग इट? अच्छा, अगले 3 सालों में आबादी में अस्थायी निवासियों का अनुपात 6.2% से घटा करके 5% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सावधानी से समझिएगा, यहाँ पर दूरदृष्टि क्या देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर के रह रहे हैं, और वो स्थायी तौर पर नहीं रह रहे हैं, वो अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि वो कुछ समय तक रहेंगे, वहां पर अपनी डिग्री हासिल करेंगे, और देन फिर इट मे बी पॉसिबल कि वो वहां से चले जाएं, कहीं और चले जाएं, अपने देश चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे में जो वहां पर जो लोगों की स्थिति है, लोगों के रहने की व्यवस्था है, लोगों के रहने का ढंग है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, इन सब पर इंपैक्ट पड़ता है। और इसी बात को मद्देनजर यहां रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई हम इस आबादी में थोड़ी और कटौती लाएंगे, है ना। तो अस्थायी निवासियों का जो अनुपात है ये घटा करके 5% करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अस्थायी निवास नामांकन है यानी नॉमिनेशन है, उसकी संख्या में 25% की कमी लाना भी और अध्ययन परमिट को भी सीमित करने की बात कही गई है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा, 25% तक यहां पर कमी करने पर बल दिया जा रहा है। अच्छा, आगे बात करें। अब यहां पर एक चीज जो सामने दिख रही है वो और भी इंपॉर्टेंट है कि कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी 20% से कम करके 10% पर लाने की बात कही जा रही है। यानी कई सारे अलग अलग पहलुओं को अपनाया जा रहा है ताकि हर स्तर पर हम इनकी संख्या में कटौती करें। इसलिए स्टूडेंट्स के परमिट में भी कटौती की जा रही है, स्टूडेंट्स के वीजा के स्तर पर भी कटौती की जा रही है। जो अस्थायी नामांकन है आवास को लेकर करके कि भाई आप अस्थायी तौर पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उसमें भी 25% की कटौती की बात कही जा रही है। कम वेतन वाले जो अस्थायी विदेशी श्रमिक हैं, है ना, जाहिर सी बात है जो अस्थायी विदेशी श्रमिक हैं बेचारे कहीं से भी आकर करके वो वहां पर किसी उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, किसी अनौपचारिक क्षेत्र में लगे, कहीं भी लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और उनको वेतन उतना अधिक नहीं मिल रहा है, तो उनकी संख्या को भी हम चाहते हैं कि कम कर दें और ये संख्या 10% पर लाने की बात कही जा रही है। ऐसे श्रमिकों की अधिकतम अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल और हफ्ते में अधिकतम 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जा रही है। देख रहे हो ना कितने अलग अलग जो प्रावधान है यहाँ पर लागू हो रहे हैं कि भाई आपकी अधिकतम जो अवधि है वो 2 साल से घटा करके 1 साल ही कर देंगे। अब ऐसे में कोई जाना चाहेगा क्या? खैर, यहाँ पर हम लोग और आगे बात करें। कारोबारियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विदेशी श्रमिकों की संख्या भी सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। उन क्षेत्रों में वर्क परमिट देने से मनाही की जा रही है जहां पर बेरोजगारी दर 6% या उससे कहीं अधिक है ना, कि भाई हम आपको कोई वर्क परमिट नहीं देंगे, बेरोजगारी दर यहाँ पर इतना ज्यादा है ना, तो हम आपको कोई वर्क परमिट देंगे ही नहीं और अधिक लोग यहाँ पर आएंगे। गेटिंग? हालांकि कृषि, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, निर्माण वाला जो क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है, इनको प्रायोरिटी में रखा गया है कि इन क्षेत्रों में यदि कोई भी काम करता है तो हम इनको वरीयता देंगे और इसके अलावा कोई भी अन्य क्षेत्र है उसमें हम कटौती करेंगे, लगातार कटौती करेंगे। और कटौती के अलग अलग जो पहलू हैं वो यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही है कि आखिर क्यों इस तरीके से कटौती की जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो इसमें जानते हो तर्क क्या दिए जा रहे हैं? तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ पर आवास के स्तर पर यानी रहने सहने के स्तर पर
स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर और अन्य जो सेवाएं हैं उनके स्तर पर हमारे यहाँ दबाव लगातार बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है दोस्तों कि घर घर देखो एक ही लीला। कनाडा जैसे देश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। यदि हमारे यहाँ पर भारत जैसे देश की यदि हम बात करें, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं तो भारत में आप लोग कभी सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि एक राज्य ने दूसरे राज्य के लोगों को आने से मना किया क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया कि हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम आपको ढो सके, हम आपको वहन कर सके। यहाँ पर कनाडा में भी वैसी स्थिति देखी जा रही है कि हमारे यहाँ पर रहने सहने की दिक्कत है, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल को लेकर की स्थिति चरमरा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आने लगेंगे तो इससे हमारे यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हम आपको आने ही ना दें। हम अलग अलग खांचों में कटौती जब कर देंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, है ना। तो ये स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही सरकार पर अस्थायी निवासियों की संख्या कम करने का दबाव बढ़ रहा है। हम लोगों ने जो अभी प्रीवियस में चर्चा की, इसमें मैक्सिमम ऐसे लोगों के बारे में चर्चा की जो कि अस्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि सरकार पर अस्थायी निवासियों की संख्या कम करने का दबाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद यानी कि जो बड़ी संख्या में आ रहे हैं उनको नियंत्रित करना, जो 2023 में अध्ययन वीजा धारकों का 27% थे। पिछले साल कनाडा में जनसंख्या वृद्धि का लगभग 97% हिस्सा आप्रवासन के कारण ही देखा गया है ना। ये भी एक फैक्टर है भाई, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर कनाडा में जो जनसंख्या वृद्धि का लगभग 97% हिस्सा इमिग्रेशन के कारण ही देखा गया। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर और जो बातें निकल कर सामने आती हैं वो क्या कहती हैं, 2022 के बाद से कम वेतन वाली स्ट्रीम पर निर्भरता काफी बढ़ी है। 2023 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कम वेतन वाली स्ट्रीम में 83,000 के आसपास अस्थायी विदेशी कर्मचारी पदों को मंजूरी दी गई और जबकि 2019 में यह संख्या मुश्किल से 28,000 के आसपास थी, है ना। यानी कि कम वेतन वाले जो क्षेत्र हैं, कम वेतन वाले जो भी ऐसे उद्योग हैं, जो भी ऐसी सेवाएं हैं, जो भी ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण संगठन है, वहां पर अस्थायी श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ी है और इसी को यहां पर इंडिकेट किया गया है। 2023 में 1,83,000 से भी ज्यादा कुल अस्थायी विदेशी कर्मचारी को परमिट दिया गया। 2019 से यह 88% ज्यादा है ना। तो ये सब कुछ विशेष पहलू हैं जो कि कनाडाई सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं कि भाई इतना अधिक लोग आ रहे हैं, इतना अधिक लोग अब अस्थायी श्रमिक के तौर पर आ रहे हैं, तो फिर हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम इन सभी को संभालेंगे। इसके अलावा कनाडा के विदेश मंत्रालय की माने तो कनाडा में 28 लाख से भी अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें 18 लाख से भी ज्यादा भारतीय मूल के व्यक्ति के तौर पर वहां पर शामिल हैं, है ना। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग लंबे समय से कनाडा में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज से रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ओके। तो ये चीजें यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में कनाडा की जो नीति है वह चाह रही है कि भाई हमारे यहाँ पर जो भीड़ हो गई है, इस भीड़ को किसी भी बहाने से छांटें ताकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो आगे आने वाले समय में न चरमराए। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी हैं या जो भारत के विद्यार्थी हैं, उनका ये कहना है कि आप ऐसी नीति न अपनाएं जिससे हम अपनी पढ़ाई सही तरीके से पूरी न कर सके और हमें कनाडा से आप बेदखल न करें। ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने आपको पहले भी बताई कि 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से आप सभी के लिए P2I बैच की शुरुआत की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। आप इसके लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स की संपूर्ण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।